मेहमान जुट चुके हैं वेद प्रताप वैदिक, जो कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द आई ऑफ द स्टॉर्म, यानी इस वक्त ताजा विवाद जो चल रहा है देश में उसके बिल्कुल केंद्र में है। वेद प्रताप जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि ये जो पूरा हड़कंप मचा हुआ है आपकी इस मुलाकात को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? ये जो हड़कंप है बेबात की बात है। हड़कंप मचना चाहिए इस पर कि सारे इस दक्षिण एशिया के इलाके से, साउथ एशिया से बेबात की बात है। हड़कंप मचना चाहिए इस पर कि सारे इस दक्षिण एशिया के इलाके से, साउथ एशिया से हिंसा कैसे खत्म हो, आतंकवाद कैसे खत्म हो, युद्ध वगैरह कैसे बंद हो, इन मुद्दों पर बहस चलनी चाहिए। और यही बहस चलाने के लिए मैं पड़ोसी मुल्कों में जाता हूं, वहां के प्रधानमंत्रियों से सबसे पिछले 30-40 साल से मिलता रहा हूं। तो वहां जो हिंसा फैलाने वाले, दहशतगर्दी फैलाने वाले, आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं, उनसे अगर बात करने का मौका मिले तो मैं जरूर बात करता हूं। मुझे उनसे कोई डर नहीं है। नहीं, श्रीलंका के प्रभाकर वगैरह से, उमा महेश्वरन वगैरह से, हाँ, वैदिक जी यही तो सवाल उठाया जा रहा है। सारे पड़ोसी देशों के सब तरह के लोगों से मिलता है। सवाल यही उठ रहा है कि आप अगर मिले हैं हाफिज सईद से तो किस हैसियत, पत्रकार की हैसियत से मिले हैं जैसे कि आपने कहा, या फिर आपने कहा कि बातचीत का आगे बढ़ाने के दूत की हैसियत से मिले? हृदय परिवर्तन की बात कही जा रही है। बाबा रामदेव ने भी कहा कि हृदय परिवर्तन अगर होता है किसी का ऐसी मुलाकात से। नहीं, आप बात सुनिए। अरे भाई बात सुनिए। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जब से प्रधानमंत्री बनी हैं, सारे पड़ोसी देशों में हर साल जाता हूं और कई बार जाता हूं। सब लोगों से मेरा संबंध है। मैं आज तक किसी प्रधानमंत्री का दूत बना नहीं। मैं कोई डिप्लोमेट हूं, कोई मैं नौकरी करता हूं, एम्बेसडर हूं कि मैं उनका एनवॉय बन के जाऊं। मेरे पास तो विचार हैं और विचारों को जो लोग लागू करते हैं वो मेरे एनवॉय बने। मैं विचारशील आदमी हूं। तो ये बात मेरे लिए कहना कि मैं किसी प्रधानमंत्री का दूत हूं, मेरे लिए कोई सम्मानजनक बात नहीं है। तो जो मेरा सम्मान इस बात में है कि मैं एक साधारण पत्रकार हूं। हाँ, विपक्षी दल खासतौर से कांग्रेस जो कह रही है कि पीएमओ से आपका जुड़ाव है, पीएमओ से जुड़े हुए लोगों के आप करीबी हैं और आप शायद एक दूत के तौर पर गए। फिर बाबा रामदेव ने बोल दिया कि हृदय परिवर्तन अगर किसी का ऐसी मुलाकात से होता है तो क्यों ना हो। तो इससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए। अच्छा, देखिए, कांग्रेस के जो बंधु ये बात बोल रहे हैं सब मेरे भगत हैं। यही कांग्रेस के सारे सांसद, इनमें से कई मेरे घर पर आया करते थे। मेरी वजह से वो उन पदों में रहे हैं जिनके कारण वो देश में जाने गए हैं। वो मुझे उस जमाने में, नरसिंह राव जी के जमाने में, इनमें से कई लोग मुझे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोला करते थे। नरसिंह राव जी और मैंने कई सभाओं में मैंने अध्यक्षता की है, वो मुख्य अतिथि होते थे और वहां सारे कांग्रेसी बैठे रहते थे। जितना मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं उससे ज्यादा मैं इंदिरा गांधी को जानता था, उससे ज्यादा मैं नरसिंह राव जी को जानता था। और ये भी कह सकता हूं, मनमोहन सिंह जी हार गए चाहे चुनाव, चाहे घर बैठे हैं, लेकिन जितना इंटरेक्शन मेरा मनमोहन सिंह जी से था उतना मेरा नरेंद्र मोदी से नहीं था। और मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं। आज तक इतने प्रधानमंत्रियों से मेरी मित्रता रही, भारत के और विदेशों के। क्या कोई प्रधानमंत्री से आप मालूम कर लीजिए कि मैंने कभी अपने लिए पत्ता हिलाने के लिए भी कहा? कभी मैं पार्लियामेंट का मेंबर बना, कभी मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना, कभी मैंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की कोशिश की, इच्छा भी जाहिर की, कभी नहीं की। तो ये जो आरोप लगाया जाता है फला प्रधानमंत्री के कहने से, यह मेरा अपमान है। यानी आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं जो बात संसद में आज सरकार की ओर से रखी गई कि हमारा इस यात्रा से या आपके हाफिज सईद से मिलने का इस सरकार से, मौजूदा सरकार का कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो निराधार है? सर, निराधार से भी ज्यादा है। ये अपमानजनक है और ये सारे पत्रकारों का अपमान है। यानी पत्रकार किसी से पूछ के जाएगा? मेरे जैसे 70 साल के आदमी को जो 50 साल से फॉरेन पॉलिसी का अध्ययन कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, इन मुल्कों में आता जाता रहता है, उसको कोई प्रधानमंत्री गाइड कर सकता है? एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए, जवाहरलाल नेहरू के अलावा देश में इतने प्रधानमंत्री हो गए हैं जिनकी योग्यता फॉरेन पॉलिसी में
मेरे जैसे जो 10-20 लोग हैं इस देश में उनसे ज्यादा है। मैं नहीं कहता हूं मैं ही सबसे बड़ा पंडित हूं, लेकिन एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए कि जो फॉरेन अफेयर्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीएचडी हो। एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए कि जिसको इतने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बादशाह पड़ोसी देशों में व्यक्तिगत रूप से जानते हो। मैं तो किसी पद पे नहीं रहा। अच्छा, आपने लेकिन ये मेरे कहा प्रेस एन्क्लेव वाले फ्लैट पर वहां प्रधानमंत्री लोग मुझसे मिलने आते थे। वैदिक जी, आपने ये कहा कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा आप इंदिरा गांधी को जानते थे, कांग्रेस के नेताओं से आपके करीबी संबंध रहे, उनको आप ज्यादा जानते रहे हैं मौजूदा सरकार की बनस्पत। तो आपने ये भी कहा कि जिस डेलीगेशन के साथ आप गए उसमें मणिशंकर अय्यर भी थे, उस वक्त पिछले हमारे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी थे। तो क्या इन लोगों को भी खबर थी कि इस तरह की कोई मीटिंग आप प्लान कर रहे हैं या अरेंज करने वाले? यकीनी तौर पर अगर आप इन लोगों के करीबी हैं तो आपकी बातचीत तो होती ही होगी। नहीं, ये और इनके जैसे और कई मंत्री लोग हैं, वो मेरे बहुत ही जिगर हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में, बहुत मेरे क्लोज है और मैं बहुत प्रेम करता हूं। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बोला है मैं उनको भी प्रेम करता हूं, वो भी मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। आपको ये बताऊं कि सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर को क्या, मुझे ही पता नहीं था कि मैं हाफिज सईद से मिलने वाला हूं। ये मुलाकात अचानक हुई। मैं 2 जुलाई को भारत आ रहा था। 1 जुलाई को कई पत्रकारों ने, पाकिस्तानी पत्रकारों ने मुझे इंटरव्यू किया और मैंने जब दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत जोर से बोला तो उन्होंने कहा कि आप हाफिज सईद से कभी मिले? मैंने हाफिज सईद के बारे में भी बोला और सारे जो दहशतगर्द हैं वहां सबके बारे में बोला, हक्कानी के बारे में, फजलुल्लाह के बारे में, और भी जो छोटे मोटे दहशतगर्द बलूचिस्तान और इधर उधर हैं उन सब के बारे में बोला। मैंने कहा ये सब जितना हिंदुस्तान के लिए खतरा है उससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए खतरा है। तो उन जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा कि आप हाफिज सईद से मिले क्या? मैंने कहा नहीं, कभी मिला नहीं, मुझे पता नहीं वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे उसका फोन नंबर मालूम करें, हमको मालूम। तो वहां जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा कि हम अभी मालूम करते हैं, और तुरंत 1-2 लड़कों ने फोन मिलाया और आधे घंटे बाद उन्होंने कहा कि आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। अपॉइंटमेंट फिक्स करने की बात करने के बाद उन्हीं पत्रकारों में से 2-3 बच्चों ने, बच्चे हैं, यंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझसे मजाक की, बोले अंकल आप मरने के लिए उसके पास क्यों जा रहे हैं? उस पर तो ड्रोन अटैक होने वाला है अमेरिका का, वो कहीं न कहीं छिपा रहता है। मैंने कहा इतनी जगह घूमता है, अखबारों में, टीवी पे इंटरव्यू देता है, क्या ड्रोन अटैक होगा? और होगा तो मुझ पर ही होगा क्या? और अब 70 साल की उम्र हो गई, होगा तो हो जाएगा। मुझे तो अब आपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है तो मैं वापस नहीं फिरूंगा, मैं मिलूंगा। और मैं 7 बजे पहुंच गया उसके पास। उसने खाने पीने की बहुत चीजें मेरे लिए लगा रखी थी। मैंने कहा आपने रोजा रखा है? बोले हाँ। तो मैंने कहा ये बताइए कि आप भूखे और प्यासे बैठे रहें और मैं आपके सामने खाता रहूं? मैं जानवर हूं क्या जो मैं चरूंगा? मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा? मैंने पानी तक नहीं पिया। उस दिन बड़ी गर्मी थी, सुबह सुबह बड़ी गर्मी थी। मैंने कोई चीज छुई नहीं। शुरू के 3-4 मिनट ऐसे बीते कि मुझे लगा मैं बेकार आया, मुझे चलना चाहिए वापस, और ऐसा ना हो कि कोई झगड़ा हो जाए। और मशीन गनधारी लोग बंदूक लिए कमरे के अंदर भी खड़ा था एक, और 2 आदमी बाहर खिड़की में से बंदूक मेरी तरफ ताने हुए खड़े थे। जब कार में से उतरा तो मैंने 10-15 बंदूकधारियों को वहां देखा। मुझे लगा ये अजीब समा है, अजीब तरह का वातावरण है, लेकिन फिर भी मैंने कोई डरा नहीं, मैं बैठ गया, बात करता रहा। चलिए, आप बिल्कुल डरे नहीं, उन्होंने मुझसे मेरा परिचय वैदिक साहब, सारी बात बताई। लेकिन बातचीत में, क्योंकि वो 26/11 का गुनहगार है, हिंदुस्तान का गुनहगार है, मोस्ट वांटेड है हाफिज सईद, 26/11 को लेकर, अजमल कसाब को लेकर, ये तमाम चीजों पर आपकी उससे चर्चा हुई हाफिज सईद से? खूब जमकर और खुली चर्चा हुई। जो नेता लोग मेरे उसके मिलने की आलोचना कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि उनमें इतना दमगुर्दा है कि वो पाकिस्तान जाके हाफिज सईद के घर में घुस के और उससे ऐसी बात कर सके जैसी मैंने की है? हिम्मत ही नहीं है उनकी। ये स्वार्थी लोग हैं, ये देश के लिए अपनी जान को खतरे पर लगाएंगे। आपका ये मानना है? आपने, मैंने हाफिज सईद से, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने देश हित के लिए ये मुलाकात की, और इस मुलाकात से देश हित के लिए ऐसा क्या निकला जो आपको लगता है कि देश हित में इस्तेमाल हो सकता है, या हाफिज सईद को सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है जो देश का गुनहगार है? क्या आप वो सारी जानकारी सरकार के साथ शेयर करेंगे? आपको करना चाहिए थी। इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। क्यों नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? अगर सरकार मुझसे पूछेगी तो मैं जरूर करूंगा, और सारी जानकारी
मैं समझता हूं कि जितना मैं याद रख सकता हूं और जितने मैंने नोट्स लिए थे, वो सारी जानकारी पिछले 3 दिन से दर्जनों टेलीविजन चैनल्स पर बहुत तफसील में, बहुत विस्तार से मैं कह चुका हूं। सरकार कोई सोती नहीं रहती कंबल ओढ़ के। अगर साधारण नागरिक टेलीविजन देखते हैं, साधारण नागरिक अखबार पढ़ते हैं, तो सरकार भी देखती और पढ़ती है, वो उसी से सारी बात समझ जाएगी। सरकार अगर और कुछ भी पूछना चाहती है मुझसे, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। अच्छा। लेकिन जो ये बात कहते हैं कि मेरे जैसे पत्रकार को सरकार से अनुमति लेना थी, कितने शर्म की बात है। पूरे पत्रकारिता पर कलंक लगा रहे हैं। क्या पत्रकार सरकार की अनुमति लेके किसी को इंटरव्यू करते हैं? क्या सरकार से अनुमति लेके कोई लेख लिखते हैं? क्या मजाक की बात करते हैं? ये पार्लियामेंट को मजाक बना रहे हैं। कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं? अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सारे पत्रकारों को नौकर बनाना चाहते हैं। मैं किसका नौकर हूं? मैं तो अपना मालिक खुद हूं। मैंने आज तक कभी किसी दूसरे के कहने से कोई उटपटांग काम किया नहीं। अच्छे सुझावों का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन कोई मेरी छाती पे बंदूक भी रख दे तो मैं गलत बात को मानने वाला नहीं हूं। दुनिया का बड़े से बड़ा इंद्र का राज्य भी मुझे दे दे तो मैं गलत काम करने वाला नहीं हूं। और ये बात जितने लोगों ने पिछले 55 साल में मेरे साथ काम किया है, 55 साल से मैं सक्रिय हूं जर्नलिज्म में, बल्कि उससे भी ज्यादा हूं, मेरे साथ जितने लोगों ने काम किया है सब इस बात को जानते हैं। अच्छा वैदिक जी, डिगा नहीं सकता है। वैदिक जी, ईमान की बात मैं वही कहूंगा। ये बताइएगा कि बाबा रामदेव को ये कहने की क्या जरूरत पड़ी कि, या उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अगर किसी से मिलने से हृदय परिवर्तन हो? क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि आप हाफिज सईद का हृदय परिवर्तन करना चाह रहे हैं? ये क्या उनके क्या मायने रहे होंगे? आप उनके करीबी भी माने जाते हैं। देखिए देखो, बाबा रामदेव कोई फॉरेन पॉलिसी के पंडित नहीं है, वो तो सन्यासी हैं, वो तो आध्यात्मिक बात करेंगे। लेकिन हाफिज सईद आतंकी ये तो जानते हैं। वो छोटे बच्चे थे। सुनो, वो तो जानते हैं। जब से वो छोटे बच्चे थे तब से वो मेरे संपर्क में रहे हैं। उनको मेरी बातों का बहुत पता है। मेरे कहने से कई बार ऐसे लोग जो कि बंदूक के आगे भी नहीं डरते हैं, उन्होंने अपनी राय बदली है। हो सकता है उसी आधार पर उन्होंने कह दिया हो कि अगर वैदिक जी वहां गए हैं तो हाफिज सईद का भी हृदय परिवर्तन होगा। मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं भगवान बुद्ध जैसी कि अंगुली मार डाकू को मैं एक ऋषि बना दूं। नहीं तो क्या मतलब आपकी नारद मुनि जैसी आपके मन में ऐसी मंशा रही थी? वाल्मीकि बना दूंगा। आपके मन में ऐसी मंशा रही थी? ऐसी मंशा मेरी, ऐसी मंशा जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी है कि मैं अपनी राय से आपको सहमत करा लूं। अभी अर्णव गोस्वामी ने इतनी मूर्खतापूर्ण बहस की, उसके बावजूद मैं बैठा रहा कि हो सकता है कि मेरी राय से वो प्रभावित हो जाए, लेकिन वो चिल्लाता रहा। वो हाफिज सईद का भी बाप है, अपने आप को पत्रकार कहता है। सारे तथ्य उसने झूठे बोले मेरे बारे में और एक प्रकार से एक्यूजेशन किया। लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं बैठा हुआ हूं। मेरा तो ये राय रहती है कि मेरे पास तर्क की शक्ति है, मेरे पास सत्य की शक्ति है, मेरे पास राष्ट्रभक्ति की शक्ति है। उसका प्रभाव अगर पड़ेगा तो पड़ेगा और नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस शक्ति से इस मुलाकात में इस शक्ति से आप क्या पा लेना चाहते थे? और आप कह रहे कि आप दूध बनकर नहीं गए, आप एक पत्रकार की हैसियत से गए। पहली बात नहीं, हाँ, पत्रकार और वेद प्रताप वैदिक की हैसियत से गया। आप ये देखिए कि मैं वैदिक की हैसियत से गया, मैं किसी के दूत की हैसियत से नहीं गया। अपना दूत मैं स्वयं हूं। मेरे पास इतने संदेश हैं कि 10 प्रधानमंत्री उन संदेशों को बांटते रहे सारी दुनिया में। मुझे किसी का संदेश बांटने जाने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन वैदिक जी, पत्रकार बाल जो हैं धूप में नहीं सुखाए, पत्रकार काम किया है, दर्जनों किताबें लिखी हैं, हजारों लेख लिखे हैं, दर्जनों यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है। मैं प्रोफेसर रहा हूं, मैं विजिटिंग स्कॉलर रहा हूं, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी का मैं एक्सपर्ट रहा हूं। मेरी पीएचडी है इंटरनेशनल उस पर किसी को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पहले बैच का मैं पीएचडी। उस पर किसी को कोई संशय नहीं वेद प्रताप वैदिक जी। हाँ, मेरा सवाल ये है कि पत्रकार कब से
जो दो देशों के बीच के मसले हैं या एक आतंकी जो मोस्ट वांटेड है जिसको भारत चाह रहा है, पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके खिलाफ, तो ऐसे मसलों में पत्रकार कब से अपनी पहल करने लगे, कोशिश करने लगे? पत्रकार का मकसद तो जाके एक इंटरव्यूअर के तौर पे आप जाते, आपके अंदर एक उत्सुकता होती कि मैं जानूं ये आदमी क्या है, शख्स क्या है, इसकी सच्चाई में लेकर आऊं। देखिए सुनिए, आप कह रहे हैं कि हृदय परिवर्तन आप कराने में सक्षम है, पहले भी करा चुके हैं और इस बार भी आपके मन में ये मंशा थी? नहीं 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 नहीं, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। उसका हृदय परिवर्तन हुआ है या नहीं, उस पर मेरा कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं, ये तो वही बता सकता है, उससे आप पूछ सकते हैं। मेरा इस तरह का कोई दावा नहीं है। मेरा तो बड़ा सीधा साधा मामला है कि आदमी को जानना है उसका दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, वो क्यों ये काम कर रहा है, उसकी जड़ में जाना चाहिए कि उसकी कौन सी प्रेरणाएं हैं कि वो इतने गलत रास्ते पर चल रहा है, बेकसूर लोगों को मारने का काम कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, उसको कोई समझ भी है या नहीं, वो किसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, ये जानना एक पत्रकार का काम है। आप देखें कि ये तो हाफिज सईद है, इससे भी ज्यादा भयंकर लोगों से मेरा उसको कोई समझ भी है या नहीं, वो किसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, ये जानना एक पत्रकार का काम है। आप देखें कि ये तो हाफिज सईद है, इससे भी ज्यादा भयंकर लोगों से मेरा साबका पड़ता रहा है। प्रभाकरन का नाम आपने सुना है श्रीलंका में, जी। उमा महेश्वरन का नाम तो आप भूल गई होंगी, वो प्रभाकरन से भी ज्यादा सख्त आदमी था। जब मैं श्रीलंका गया तो ये सब लोग और इनसे भी ज्यादा लोग, और वहां के जो बड़े नेता थे तमिल अमृतलिंगम जी, वो भी मुझसे मिले, राष्ट्रपति जयवर्धने मिले, प्रधानमंत्री प्रेमदास मिले, जो इंदिरा गांधी को रोज गाली बकते थे। उन्होंने अपने घर पे मुझे बुलाया भोजन के लिए, उनसे खूब मेरी बहस हुई और बहुत कटाकट हो गई, लेकिन उसके बाद वो थोड़े शांत हुए। वो मुझे अपने साथ भगवान बुद्ध का दांत दिखाने के लिए श्रीलंका में 300-400 किलोमीटर ले गए, और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैं गलत हो सकता हूं, उसके बाद प्रेमदास ने कोई गालियां नहीं दी इंदिरा गांधी को। इसी तरह से हिकमत यार, गुलबुद्दीन हिकमत यार, उसका नाम तो आप जानती है ना? हाँ जी। वो मुजाहिदीन का सबसे बड़ा लीडर है, और अभी भी वो पाकिस्तानी सरकार के मातहत नहीं है, वो पठान है, कहता है मैं खान साहब हूं। 1983 में मैं उससे मिला, तब वो इंदिरा जी को बहुत गालियां बकता था। 1983 में मिला तो राजीव गांधी की वैदिक जी की हत्या करूंगा, माफ कीजिए, आपको रोक रही हूं। उसकी बातचीत के बाद आपने कभी राजीव गांधी को आपने गुलबुद्दीन हिकमतयार की बात की, आपने प्रेमदासा की बात की कि इन लोगों से जब आपकी मुलाकात हुई उसके बाद इन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में या तत्कालीन सरकार, भारतीय सरकार के खिलाफ बोलना खत्म किया, अपनी राय बदली। तो इसका मतलब ये मुलाकात के पीछे भी ऐसी कोई मंशा थी आपकी? नहीं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि ये मुलाकात तो अचानक हुई। लेकिन आप रामदेव जी का जिक्र कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा, और मुझे थोड़ा सा ये एक इशारा मिलता है कि जब मैं शुरू में गया तो मेरे साथ बड़ी रुखाई से वो पेश आया, और मुझे शुरू के 4-5 मिनट ये लगा कि मैंने आके गलती कर दी, अब मुझे चलना चाहिए, वरना ऐसा न हो कि यहाँ बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाए, और झगड़ा खड़ा हो जाए तो मेरे पास तो कोई हथियार नहीं, और हथियार हो भी तो मैं चलाऊं नहीं, मैं इंसान में विश्वास नहीं करता हूं। और यहाँ ये लोग बंदूक लिए खड़े हैं, 1 मिनट में मार देंगे, तो मार दें तो मार दें, अब कोई मुझे जीने मरने का डर नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि बहुत बदमज़गी पैदा हो जाएगी। लेकिन 5-7 मिनट बाद जो ही वार्ता आगे बढ़ी और 2-4 चीजें थोड़ी हल्की फुल्की बात हुई, उसके बाद हम गंभीर क्षेत्र में उतर गए, गंभीर राजनीतिक बातें हुई। अंत में क्या हुआ? अंत में मुझे हाफिज सईद ने कहा कि आप मुझ पर तोहमतें लगा रहे हैं, आप मुझे कंडेम कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप बुलाइए हिंदुस्तान, वहां मैं तकरीर करूंगा और लोगों को समझाऊंगा, उनको बताऊंगा कि मैं दहशतगर्द नहीं हूं। मैंने कहा आपके समझाने से होगा क्या? यूनाइटेड नेशंस ने इतने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार ने तैयार किए हैं, अमेरिका ने 60 करोड़ रुपए का इनाम आपके सिर पे रखा है, आप अपना आचरण सुधारिए। ये आप कहते हैं कि कानून की अदालतों ने आपको मुक्त कर दिया है। मैंने कहा अदालतें तो पाकिस्तान की हैं, कौन अदालतों पर विश्वास करता है? हमारे यहाँ बोफर्स की अदालत में आज तक बोफर्स का मुद्दा सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन सारे देश को पता है कि बोफर्स में रिश्वत किसने ली और किसने दी, और इससे भी ज्यादा भगवान को पता है। मैंने कहा अल्लाह ताला में विश्वास करते हैं कि नहीं? क्या आपने आप दोज़ख में जाएंगे? क्या आपने हाफिज सईद से मारा है, खून बहाया है? क्या आपने हाफिज सईद से अजमल कसाब 26/11
और इसके अलावा जो वो पाकिस्तान में जगह जगह भारत के खिलाफ जहर उगलता है अपने भाषणों में, लाहौर में, हर जगह, इसके बारे में आपने पूछा, इस बारे में जवाब तलब किया? उसका जिक्र हुआ, मैंने हाँ खूब हुआ इसका जिक्र, और खूब जोर से मैंने पूछा, और मैंने वो मुझसे कहने लगा कि मैं मदरसे चलाता हूँ। मैंने कहा मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? मदरसे में अगर कुरान शरीफ ईमानदारी से पढ़ाई जाए तो कुरान शरीफ में जिहाद अकबर कहा है, यानी बड़ा जिहाद, यानी क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह पर विजय पाना। तो जहां क्रोध पर विजय, तो वहां वायलेंस का कोई स्थान ही नहीं है, घृणा का कोई स्थान ही नहीं है। अगर आप सच्चे जिहादी हैं तो आपको तशद्दुद छोड़ना चाहिए, आपको दहशतगर्दी बंद करना चाहिए। और मैंने ये भी कहा कि अगर आप अपने मजहब में विश्वास करते हैं तो कुरान शरीफ में बहुत साफ लिखा है कि बेकसूर की हत्या करना बहुत गहरा संगीन जुर्म है। चलिए आखिर में पाप है। हमारे पास बस कुछ ही सेकंड्स बचे हैं वैदिक जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अब ये जो ताजा बवाल खड़ा हो गया है, जो कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कांग्रेस बिल्कुल एकदम मोर्चा संभाले हुए है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, तो अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं सरकार के साथ? खुद आप पूरी जानकारी बांटेंगे? आपको क्या लगता है कि अब क्या करना चाहिए आपको? अगर सरकार चाहेगी और अगर कांग्रेसी भी चाहेंगे और दूसरे दल भी चाहेंगे तो खुलेआम में जानकारी बांट रहा हूं। वो चाहेंगे तो कमरे में बैठ के उनको जानकारी दे दूंगा। और मुझे कांग्रेस पर बहुत तरस आ रहा है, कितनी शून्यता है नेतृत्व की, कि उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, उनके पास कोई कार्यक्रम ही नहीं है। एक नॉन इशू को इशू बना दिया, बात को समझते ही नहीं है और कुछ न कुछ बोलते जाते हैं। लेकिन ये सब कांग्रेसी मेरे भक्त हैं, पर्सनली मेरे बहुत दोस्त हैं, उनकी बात का मैं बुरा नहीं मान रहा। उनकी मजबूरी है, वो बेचारे करे क्या? उनको कुछ तो करना है ना मोदी सरकार के खिलाफ। उनको मेरा बहाना मिल गया, मेरी रिफ्यूज मिल गई, मेरी शील्ड लेके वो मोदी सरकार की धुनाई कर रहे हैं। चलिए, आपकी शील्ड लेके आपके दोस्त, आपके सो कॉल्ड पुराने फ्रेंड्स जो हैं, आपके दोस्त हैं, वो आपका कहना है कि आपकी आड़ में वो मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा बचा नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए वेद प्रताप वैदिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रताप वैदिक जो कि इस वक्त बिल्कुल केंद्र में है उस विवाद के, हाफिज सईद से अपनी मुलाकात को लेकर जिस पर कांग्रेस ने बवाल अच्छा खासा मचाया है, वो पूरी तरह से अपनी इस मुलाकात को डिफेंड कर रहे हैं और उनका कहना है कि मोदी सरकार से ज्यादा वो कांग्रेसियों के करीबी रहे हैं और हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।